और साउथ के लिए ये अभी अच्छी चीज़ है कि अभी वो कैप्टनसी पीएसएल में करते हुए आ रहे हैं, तो उनका माइंड ब्रेन फंक्शनिंग अभी उसी लिहाज से चल रही होगी कि हाँ भाई मैं एक एज अ लीडर हूँ। तो उनको अगर आप अभी अनाउंस करते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और मिसबा के साथ एकदम एसोसिएट कर सकते हो कि यार आपको इतने महीने दे दिए, आप अपनी बेस्ट टीम को तैयार करो। बट लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी तो देखो, इनकी इकोनॉमी में अगर आप फ़र्क देखो, बाकी शाहीन से कंपेयर कर लो, अबरार से कर लो, इकोनॉमी इनकी सिग्निफिकेंटली हायर है। ये 8.11 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है पावर प्ले में। थोड़ा सा ये कंसर्न नहीं होगा? आप कैप्टन को बिल्कुल मतलब स्क्वाड से ना निकालो कि ये अनाउंस कर दो कि नया कैप्टन हो रहा है, और स्टैंड इन कैप्टन आप शादाब को भी एक चांस दे दो कि भाई तुम भी बैकअप पे तैयार हो, बिकॉज इंजरी का कुछ पता नहीं होता, किसी भी प्लेयर को हो जाती है। वहाँ आप अब्दुल्ला शफीक को वन डाउन पे ट्राई कर सकते हो। बट थोड़ी सा आपको एज मिल जाता है ना अब्बास अफरीदी से, वो है जो डेथ में उन्होंने थोड़ी सी बैटिंग इंप्रूव की है। इस बार 186 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं डेथ ओवर्स में, तो ये हेल्पफुल हो सकते हैं। मुझे एक मायूसी है कि 5 T20 थे पहले ऑफिशियल, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस 3 हो गए, तो वहाँ थोड़ा दुख है कि इन प्लेयर्स को एक प्रॉपर चांस मिलता है। जिस वजह से इट मेक सेंस कि हुसैन तलत को पिक किया। मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट हैंडर्स नहीं थे, ऊपर लेफ्ट हैंडर्स थे और फिर नीचे आके फ़हीम अशरफ आ रहे थे और खुशदिल शाह आ रहे थे। बट हुसैन तलत के होने से आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है, और माइक हिसन थोड़े से मैचअप वगैरह को कंसिडर करते हैं। अब न्यू बॉल कौन करता है? आप हसन अली से अगर करवा रहे हो। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट। पीएसएल हैज़ फाइनली कम टू एन एंड, और क्या बेहतरीन फाइनल हुआ है। मोर फोकस वुड बी टूवर्ड्स पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़, और आगे जो T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप वगैरह आ रही है, बट हम पीएसएल को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू, अनस भाई हमारे साथ हमेशा की तरह आ गए हैं। हमने एक लाइव किया था, यूट्यूब पे भी कोशिश की थी, वो नहीं हो पाया था, बट यहाँ अब इस पे हम थोड़ा सा पीएसएल की बात करेंगे और फिर आगे क्या डिस्कस करेंगे। तो अनस भाई बताएं कि पहले तो मैं ये इससे स्टार्ट करना चाहूँगा यार, कि ये जो पीएसएल का बात कही जा रही है कि इस बार इतना कंपेटिटिव नहीं हुआ, तो डेटा वगैरह भी लगाया था, वो इसमें साथ मैं अटैच भी कर दूंगा। डू यू थिंक कि ये अंडरवेलमिंग पीएसएल था? आई नो एंड में जाके कुछ बेहतर मैचेस मिले, लेकिन ओवरऑल डू यू थिंक ये बहुत अंडरवेलमिंग पीएसएल था? यार अभी अगर आप देखो आपके सामने ही जैसे फ्लो चार्ट है, ये लाइक सेकंड नंबर पे ये ईयर होगा PSL 10, जिसमें लाइक इतने मार्जिन से मैचेस हुए हैं, बॉल्स बाय मार्जिन अगर आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर। तो जो एक एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, वो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मतलब मैचेस इतने क्रंच नहीं गए। एंडिंग फेज में जैसे आपने जिक्र किया कि एंडिंग में आके थोड़े इंटरेस्टिंग हुए, पर वो भी एक डेड रबर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बन गया। प्ले ऑफ्स नो डाउट वो हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो है इस मामले में। बट वाई डू यू थिंक इज दिस द केस? ये पिचेस का चेंज होना है या क्या ऐसा है, मौसम का चेंज होना है? क्योंकि मतलब पहले भी हमने ऐसे स्टार्ट्स ज़रूर देखे हैं कि यार अंडरवेलमिंग स्टार्ट होता है लेकिन आगे जाके बेहतर हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि इतने बड़े डिफरेंसेस से मारा जा रहा है? मतलब आपको 8-10 ओवर बाद सेकेंड इनिंग से पता चल जाता होता है कि विनर कौन है। ये इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो आपका जो पहले फेब की विंडो में मैचेस होते थे, अब वो ऑब्वियसली अप्रैल में हो गए हैं। गर्मी का भी एक एलिमेंट बहुत हद तक आप मतलब इसको नोट डाउन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जैसे कि पिचेस चेंज हुई हैं, इन ड्रॉप पिचेस इस तरह से आई हैं, तो वो एक काफ़ी एक बड़ा एलिमेंट है कि उसमें किस तरीके से किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाना। बैटिंग, मुझे लगा बैटिंग ट्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं एक तरीके से टूर्नामेंट में, इस तरह शोकेस किया गया है कि भाई बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन ज़्यादा रखी गई हैं ताकि स्कोर अच्छा हो। एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी देखें, जो ऑडियंस आती है उनको मज़ा है मैच देखने में, तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो क्या कहते हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स भी हुए, बट वन साइडेड बहुत हो गए। तीसरी चीज़ जो शायद आपने मुझे ऑफ रिकॉर्ड भी जिक्र की थी कि स्पिन एलिमेंट ही बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो स्पिनर्स को भी बहुत मतलब स्पिनर्स का रोल इतना है कि गेम चेंजिंग मैच सिनेरियोज बन जाते हैं, मैचेस क्रंच होते हैं मिडिल ओवर्स में, वो चीज़ नहीं देखने को मिली। अच्छा, वैसे ये मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि डिस्पाइट स्पिनर्स नॉट बीइंग दैट इफेक्टिव, रिशाद हुसैन से फॉर एग्जांपल कंटिन्यू किया लाहौर ने, क्वेटा ने कंटिन्यू किया अबरार से, तो कुछ टीम्स फिर भी अपने स्पिनर्स पे बैंक कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे डेविड वार्नर बोल रहे थे यहाँ स्पिन है ही नहीं, तो उन्होंने तो किसी स्पिनर को बैक किया ही नहीं। और हम जो पहले भी बात कर चुके हैं, जाहिद महमूद वगैरह ही थे, स्पेशलिस्ट स्पिनर को उन्होंने ट्राई नहीं किया, मोहम्मद नबी से ही गए। व्हाट डू यू थिंक, लाइक पिच असेसमेंट डिफरेंट थी या रिशाद हुसैन को वो बहुत ज़्यादा रेट करते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टीम्स?
अच्छा, अभी आपने जैसे बात कर ली है, लाहौर कराची की बात कर लेते हैं। कराची के पास जो एक लेग स्पिनर था वो क्या, जाहिद महमूद, आई हाँ, गेस उन्होंने एक भी गेम नहीं खेला, एक भी नहीं खेला। एक भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो वहाँ मुझे लगता है कि एक ऑफ स्पिनर को अगर आप रेट कर रहे हो लेग स्पिनर के साथ तो काफ़ी डिफरेंट है। कैसे? बिल्कुल एग्री करता हूँ, रिशाद को भी वो चीज़ नहीं मिली, शादाब भी ले लें आप, जितने भी लेग स्पिनर इस टूर्नामेंट में अबरार हो गए ये, मगर वो बॉलर्स हैं कि अगर बैट्समैन एग्रेसिव हो रहा है या अटैक करने पे जा रहा है, जो कि हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा कि मिडिल ओवर्स में भी ऑपोजिशन हावी होने लग जाती है, तो ये विकेट टेकिंग बॉलर्स इस तरह है कि एक हल्की सी गलती बैट्समैन की, टॉप एज, और आपको विकेट मिल गई। सो दिस इज़ हाउ द स्पिनर्स वर अटैकिंग। तो मैंने तो अब तक एक ऑब्जर्वेशन देखी कि इट वाज नॉट के बहुत अच्छी स्पिन की या अच्छी रॉन्गर वन करवाई या अच्छी गूगली करवाई तो उस पर बोल्ड होके विकेट आई। इट्स अबाउट के बैट्समैन की कंसंट्रेशन को ब्रेक करना, अबरार जहाँ पेस वेरी करना। अबरार का हमेशा से एक मंत्रा क्या रहा है कि वो बैट्समैन को ऐसे डिविएट करते हैं कि वो LBW के लिए जाते हैं। रिशाद का क्या रहा है कि वो उनकी हाइट उनके लिए बहुत अच्छा फैक्टर है एज अ लेग स्पिनर, कि वो फुल लेंथ से कब शॉर्ट करनी है, कब गुड लेंथ पे करनी है, और हल्का सा टॉप एज। और रिशाद ने आपको क्रूशल विकेट दी थी प्लेऑफ्स के अंदर, गेम चेंजिंग था फाइनल से पहले वाला जो मैच था। कौन सी क्रूशियल विकेट? रिशाद ने आपको, इनका फाइनल से पहले इस्लामाबाद से जो मैच था, तो एंड में स्कोरिंग इस्लामाबाद जब शादाब और सलमान अली आगा चल रहे थे तो रिशाद हुसैन ने एक विकेट, गेम चेंजिंग विकेट थी, मुझे याद नहीं आ रहा इन दोनों में से किसकी थी, बट ये हम कंफर्म कर लेंगे। गेम चेंजिंग विकेट बोल रहे हो और यार प्लेयर, बट मुझे इतना याद है ये दो पार्टनरशिप लगा के बैठे हुए थे एंड ही गॉट समवन्स विकेट इनमें से। अच्छा, एक अगर रन्स मार्जिन को देखो तो ये तो और ही डिफरेंट स्टोरी है। मतलब आगे फर्स्ट इनिंग्स जिसने अच्छी खेल दी है, आई थिंक इसमें पिंडी का भी बहुत बड़ा पार्ट है। पिंडी में तो जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा था वो जीत रहा था, लेकिन मतलब आप फ़र्क देखो बाकी सीजन से, ये तो मतलब ये इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो इसकी क्या वजह थी, बट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन PSL, थोड़ा सा उसकी बात ज़रूर कर लेंगे। शाहीन और सिकंदर रज़ा की जो हमने फाइनल में हीरोइक्स कह लें, शाहीन की एज अ कैप्टन तीसरा टूर्नामेंट जीते, हमने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी इस पर बात की थी, और सिकंदर रज़ा जो कि फ्लाई करके आए। अब जबकि थोड़ा सा टाइम गुजर गया है और थोड़ा सा एक होता है ना कि एक्साइटमेंट होती है शुरू में, हाउ डू यू सी बोथ ऑफ दीज, और कितना बड़ा रोल था इनका लाहौर के लिए? यार टू बी ऑनेस्ट, मतलब जिस तरीके से शाहीन को एक प्लेटफॉर्म दिया है लाहौर कलंदर्स ने, लाइक आप देख सकते हो कि एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है ना कि यार तुम टीम संभालो, एक यंगस्टर हो, एक रूकी प्लेयर जिस पे रिलाई किया गया था, और उसको एक दिया कि भाई प्लेयर्स का एक स्क्वाड है, पूल है। जब शाहीन एक रूकी प्लेयर थे, वहीं से कैप्टनसी, मुझे लगा मोहम्मद नईम की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं शाहीन के तब के फेस की बात कर रहा हूँ कि भाई एक रूकी, एक यंग, अभी क्या एज है शाहीन की, 24-25 है, और पिछले 2020 के बाद से ही कैप्टनिंग द साइड, मेरे हिसाब से 20 में जो फाइनल ये हारे थे अगेंस्ट कराची, चौथा सीजन है। तो 2021 की एज में अगर आप एक कैप्टन को तैयार कर रहे हो स्पेशली फ्रेंचाइज के लिए, तो फ्रेंचाइज के एक लॉन्गर टर्म प्लान्स होते हैं। वो 10 साल का सोच के बैठे हुए थे कि भाई एक अगर फास्ट बॉलर बन सकता है, जैसे ग्रेट वसीम वकार यूनिस अपने पास्ट में कैप्टन बन के पाकिस्तान को सर्व किया है, तो शाहीन के साथ भी एक वही प्लान लेके चल रहे थे। एंड जब एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आई कि एक फ्रेंचाइज प्लेयर्स को एज अ क्लाइंट लेके नहीं चल रही, फ्रेंचाइज एम्प्लॉय, बट एक क्लाइंट वाली डीलिंग भी होती है ना कि अब आपके मैनेजर्स आ गए, इट्स लाइक अ फैमिली थिंग, कि अब किस तरीके से आपको फुल अथॉरिटी दी हुई है। कि जैसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी कि जब शाहीन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी गया था, तो वहाँ पे रिशाद हुसैन को स्काउट करना या नज़र में लेके आना कि भाई ये प्लेयर अगर आता है ड्राफ्ट में तो हम इसको पिक करेंगे, एंड फर्दर ऑन और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और बाद में आप देख सकते हैं कि शाकीब, मेहदी हसन मिराज ये बैकअप पे रेडी रखा गया था आफ्टर द इंटरप्शन। और ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा किया, वर्ल्ड कप के लिए भी जिस तरह आमिर वगैरह से बात की, तो इवन व्हेन ही इज़ नॉट प्लेइंग ही इज़ वर्किंग एट द बैक ऑफ हिज माइंड, ही इज़ वर्किंग कि किस प्लेयर को लाना है, किस तरह से टीम शेप अप करनी है। ये दीज आर द साइंस ऑफ ग्रेट कैप्टन्स आई थिंक। फिर सिकंदर रज़ा की बात करें, आई थिंक अ लॉट हैज़ ऑलरेडी बीन स्पोकन, तो कोई ऐसी बात जो कि शायद मीडिया में ना हो रही हो, या मतलब कि वही की बात कि सारी चीज़ कवर हो गई, तो डू यू थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स लेफ्ट टू ऐड फ्रॉम व्हाट सिकंदर रज़ा हैज़ डन? यार सिकंदर रज़ा ने तो सबको मतलब एक टॉकिंग पॉइंट अच्छा दे दिया है बात करने के लिए, हर जगह चैनल पे जिक्र हो रहा है। मैं एक ये पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा
कि इमाद वसीम का अगर आपने वो कमेंट देखा था तो उस चीज़ पे मैं थोड़ा ये बोलना चाहूँगा कि यार आप अगर किसी को ऐसे एक चीज़, एक तरफ आप उसको क्या कहते हैं अप्रिशिएट भी कर रहे हो, फिर एक तरफ आप एक टॉन्ट भी मार के छोड़ो कि भाई ये पैसा बोलता है या पैसा मिल रहा है बिग मनी। यार जितना भी पैसा मिल जाए, मैं कहता हूँ एक दिन के अंदर आप ट्रैवल करके आना और जेट लैग और ये सब चीज़ें, टेम्परेचर चेंज होना, फिर परफॉर्म करना, ये और भी यार मतलब पैसा क्या पैसा, उसने आईपीएल खेला हुआ है, वो एक सीजन में उतना कमा चुका है जितना कोई भी नहीं पे कर सकता। इस वक्त आईएल टी20 आपसे ज़्यादा कर रहा है, ऐसे टी20 ज़्यादा कर रहा है। सिकंदर रजा कैन प्ले इन एनी लीग इन द वर्ल्ड। आईपीएल में एक्सेप्शन था कि इस बार पिक नहीं हुआ, ऑब्वियसली वो नए प्लेयर्स के साथ बिल्ड कर रहे हैं, बट उसके बावजूद मतलब एमएलसी में जा सकते हैं। और कितनी लीग शुरू हो गई हैं, जिम, एफ्रो वगैरह। तो आई डोंट थिंक मनी इज़ अ ह्यूज इशू। पीएसएल इतने पैसे नहीं देता जितना आपको लगता है। यार यही बात है, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इमाद वसीम ऑलरेडी उनकी जिस तरह टाइज पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं और अभी जिस तरह रिटायरमेंट दी है, फिर इस तरह की स्टेटमेंट आना ना, इस तरीके से हमारे जो करंट एक्स प्लेयर्स जो एक्टिव प्लेयर्स हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वो इस तरह की बात करते तो बड़ा दिल ख़राब होता है कि एक बंदा पाकिस्तानी ओरिजिन का बट जिम्बाब्वे नेशनल जो बन चुका है सिकंदर रजा, आप उसको अप्रिशिएट करने की जगह ये चीज़ बहुत बुरी लगी, तो मैंने कहा ये पॉइंट रखना ज़रूरी है। ठीक हो गया। जल्दी से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर पीएसएल। अभी रूमर्स चल रहे थे कि 2 टीमें ऐड होंगी, तो आई डोंट नो कि हमारे पास वो कैपेसिटी है कि नहीं। हाउ मेनी टीम्स डू यू थिंक शुड बी एडेड? और फिर विंडो की भी थोड़ी सी बात बताओ कि कौन सी चूज़ करनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, ओनर्स तक डिबेट कर रहे थे, कभी कहते हैं कि फेब की अच्छी है, फिर कहते हैं नहीं आईपीएल के साथ क्लैश कर रहा है, लेकिन हमें उनके जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे वो मिल जाते हैं। हम लोग इसको थोड़ा जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो डू यू थिंक एक टीम होनी चाहिए, 2 टीम? और फिर ये विंडो के बारे में बताओ। यार जो अनाउंसमेंट 2 टीम्स की हुई थी वो एक सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट के तौर पे एक टीज़र छोड़ दिया गया है, बट रियलिस्टिकली मुझे लगता है एक टीम इज़ मोर देन इनफ। इसके 2 सिनेरियो है, एक तो प्लेयर पूल, लोकल लेवल पे भी आपका प्लेयर पूल इतना बड़ा नहीं है कि आपके पास 15 का स्क्वाड पे बहुत अच्छे बैकअप्स हों, तो क्वालिटी प्लेयर्स का बैकअप नहीं, हाँ आपके पास अंडर 19 इमर्जिंग है। दूसरा, जब एक टीम और मजीद ऐड हो रही है तो इट्स लाइक कि अगर आप ग्रुप स्टेज में हर टीम अभी 10 मैचेस खेल रही है, तो अगले सीजन 7 टीम्स के साथ हर टीम ग्रुप स्टेज में 12 मैचेस खेलेगी, वो एक टीम ऐड ऑन होने से। और आपके सेम थिंग गोज़ फॉर प्लेऑफ्स के, भाई प्लेऑफ्स तो सेम रहेंगे, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो वो एक आपका गैप बढ़ जाएगा 5-6 दिन 7 दिन से ज़्यादा, एक वीक आपका ऐड ऑन हो जाएगा। दूसरा, फिर तीसरी चीज़ बल्कि कि आप जो उसकी बात कर रहे हो, विंडो की बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ठंडे वेदर में ही ज़्यादा बेहतर है। आप आईपीएल के क्लैश के चक्कर में अगर आप इस बार ये देखो कि बहुत सारे ओवरसीज़ प्लेयर बैकआउट भी कर सकते हैं गर्मी की वजह से, या तबीयत ख़राब होना, 10 तरह की चीज़ें हो सकती है इस बार आप देख और सकते वही हैं आईपीएल में पिक हो जाते हैं। और आईपीएल में पिक हो जाते हैं कि ड्यूरिंग एक एग्जांपल लेते हैं कि मिचेल ओवन, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी ग्रेड्स दी ज़ल्मी के लिए कि भाई उन्होंने कहा कि मैं एंड तक खेलूंगा, बट एक प्लेयर के माइंड में तो आ जाता है ना कि मुझे वहाँ से भी ऑफर आई हुई है, एक सेकंड थॉट आ जाती है। तो और क्या वो और मतलब अभी भी ऑडिशन ही है आईपीएल के लिए, बट वो इंस्टेंट ऑडिशन बन जाता है कि आऊँ 2-3 अच्छी इनिंग्स खेलूँ, उनको ये हो जाएगा सब कॉन्टिनेंट कंडीशन, सिमिलर कंडीशन में फ़ौरन उठा लेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, प्लेयर्स का क्या कहते हैं, इमोशनली उनको मतलब टैकल करना होगा अपने आप को कि एक बीच टूर्नामेंट में अगर उनको कोई पिक कर ले और ज़्यादा पैसे ऑफर दे दे, तो हर कोई तो मिचेल ओवन नहीं होगा, क्या पता कोई बीच में छोड़ के चला जाए। तो तब एक टीम के लिए कितना अनफेयर होगा कि एक टीम का एकदम से एक स्टार प्लेयर जा रहा है और दूसरी टीम के पास वो कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो पीछे होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर अगर ये आ जाती है नई टीम, अगर एक टीम भी आती है फॉर एग्जांपल, तो ये आप डिवाइड कैसे करोगे प्लेयर्स, क्योंकि अभी भी प्लेयर पूल छोटा है। फिर ओनरशिप अभी परेशान है कि भाई हमें आपने टीम ओन करने को ही नहीं दी हुई, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर रिन्यू कराना। इन 2 सिनेरियोज का क्या हाल है? यार पहली स्टेज तो ये है कि आप एग्जिस्टिंग टीम ओनर्स के साथ बैठ के ये मीटिंग करो अगले 10 साल के लिए, या तो उनको टीम की ओनरशिप दे दो जो भी अभी की प्रेजेंट वैल्यू चल रही है उस हिसाब से। उनको अगर आप काम डाउन करोगे तो ओनली देन आप 7वीं टीम लेकर आ सकते हो, वरना वही वाली बात है कि एक बिजनेस डूब रहा है और उसमें आप 7वें पार्टनर को भी लेके आ रहे हो और उसके आज की टर्म्स तय कर रहे हो, तो बाकी 6 तो फिर मतलब नाराज़ हो जाएंगे ना कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है, पहली बिजनेस नहीं चल रहा तुम एक और बंदा लेके आ गए। तो ये वो वाला सिनेरियो। इन 6 को आप पहले डील डाउन करो, कूल डाउन करो, जो भी बेस्ट पॉसिबल डील है, या कोई नया ओनर आना चाहता है इन एग्जिस्टिंग टीम में, वो चीज़ क्लियर आउट करो। देन जैसे अच्छा मुझे याद है कि आईपीएल की भी 2 टीम आई थी, आपको याद है, एलएसजी एंड गुजरात टाइटंस।
तो वो वाला एक प्रोसीजर क्या हुआ था कि बाकी टीम्स को कहा गया था कि अपने बेस्ट पॉसिबल एक रिटेंशन, प्लेयर रिटेंशन की एक लिमिट सेट कर दी गई थी कि आप इतने अमाउंट के प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो। उसके बाद उन 2 टीमों को चांस दिया गया था टू मेक देयर प्लेइंग 11 या कुछ बेसिक प्लेयर्स उठाने की, जो ताकि वो बाद में फिर ड्राफ्ट में आते हैं तो उस तरीके से पिक होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्योंकि प्लेयर पूल नहीं है तो आप नई टीम को ये इजाज़त दे सकते हो कि लोकल कोर आप पहले से उठा लो, और जो ओवरसीज़ ड्राफ्ट है और थोड़े प्लेटिनियम प्लेयर्स हैं आपके लोकल में, उनको आप सबके साथ फिर एक ड्राफ्ट सिस्टम में पिक कर सको। ठीक हो गया। फाइनेंशियल एस्पेक्ट का ये आई थिंक लंबा हो जाएगा। क्विक अगर कोई सोल्यूशन हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट है, बट हम compete कर रहे हैं अब सिर्फ IPL से नहीं, मल्टीपल लीग से। इसको किस तरह से सस्टेनेबल बनाएं कि हमारे पास प्लेयर्स भी आएँ और प्रॉफिटेबल भी रहे। यार जैसे कि मार्क्वी वाला एक सिस्टम हुआ था ना, मार्क्वी प्लेयर का, जिसमें एक मार्की प्लेयर, सॉरी फॉर माय वर्ड, एक तो मार्की प्लेयर जो है वो आई गेस डेविड वार्नर या 1-2 और प्लेयर्स थे जिनको इस तरह की डील्स ऑफर की गई थी। तो इसी तरह आप प्लेयर्स को कर सकते हो, बट सस्टेनेबिलिटी तो मेरे हिसाब से अभी फ़ौरन तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है विद द कंपटीशन वी हैव, बिकॉज एट द एंड वही बात है, आप थोड़ा सा भी ज़्यादा पैसा दे दो तो अदर लीग्स में आप देखो, MI की टीम है, अपना क्या कहते हैं, चेन्नई की टीम है, हर कोई अलग अलग लीग्स में अपनी एक ओनरशिप लेके बैठा हुआ है। तो प्लेयर को वो बिगर पिक्चर में, जैसे कॉर्बन बॉश ने ज़ल्मी के साथ किया, ज़ल्मी मैं कहता हूँ घर भी दे दे, इधर सब कुछ दे दे, नेशनैलिटी भी दे दे किसी अच्छी कंट्री की, मगर वही बॉश को वही नज़र आएगा कि यार MI के प्लेटफॉर्म से मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो अभी तक फ़िलहाल तो ऐसा सच नहीं आ रहा, बट यू कैन प्लान अलॉन्ग। मेरे पास 2-3 आइडियाज़ हैं, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से। ड्राफ्ट सिस्टम में आई थिंक मैंने जिक्र किया था ऑफ द रिकॉर्ड कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि प्लेयर के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं और उनकी भी आप बड़ी कैटेगरी के, प्लैटिनम या डायमंड के, उन पे आप सॉर्ट ऑफ एक ऑक्शन एक लिमिटेड बजट में करो और फिर बाकी को ड्राफ्ट में डालो। बट अगेन कॉम्प्लिकेटेड है, लंबी डिबेट है, किसी और पॉडकास्ट में करेंगे। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं। आपकी बांग्लादेश से सीरीज़ आ रही है और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सलमान आगा को ऑलरेडी हमने एज ए कैप्टन देख लिया है, लेकिन अब पक्का हो गया कि ये T20 वर्ल्ड कप तक शायद लेके जाया जाए, जिस तरह से बातें लग रही हैं। फिर मिसबा के कोच की रूमर्स आ रही हैं, सऊद शकील टेस्ट कैप्टन बन गए। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि भाई अब ये जो शिफ्ट आ रहा है मैनेजमेंट में, मेंटोर्स भी इनफैक्ट जा चुके हैं, तो आप अपने प्लेयर्स को रोटेट किस तरह से करोगे? अभी तो कुछ पता नहीं होता, अचानक शाहीन कभी रेस्ट कर रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन समझ नहीं आ रहा है। तो आइडियल वे क्या है इनको रोटेट करने का? यार सबसे पहली चीज़, एक तो वाइट बॉल कोच आपके अब फॉरेन कोच हैं, और माइक हेसन की जिस तरह की नेचर है, जो 2 साल तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की अम्ब्रेला में काम करते हुए आए हैं, तो ही इज़ अ काम पर्सनैलिटी नज़र आते हैं। मतलब एकदम इतने एग्रेसिव नहीं नज़र आते कि भाई इंस्टेंट डिसीजन या चेंजेस कर पाएँ। इस स्क्वाड में भी अगर मैं आपको बताऊं तो सुफियान मुकीम पहले इस स्क्वाड में थे, अब्बास आफरीदी जिनका अभी रिप्लेसमेंट नेम आया है, ये भी पार्ट नहीं थे, इनको भी हटाया गया था माइक हेसन की तरफ से। अब बात ये कि लोग इस तरीके से चढ़ रहे थे नए कोच पे कि भाई एकदम से आपने ये जो रनिंग प्लेयर्स हैं इनको क्यों बाहर कर दिया। ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली 3 T20s हैं, 15 का स्क्वाड जा सकते हैं, आप सबको एक साथ नहीं भर सकते। आपके पास कोई 25-26 T20s हैं टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप, तो आपको थोड़ा थोड़ा प्लेयर को सही तरीके से एक फेयर अपॉर्चुनिटी देनी है ना। ऐसा तो नहीं एक साथ ही आप सारे स्पिनर्स भर लोगे, सारे फास्ट बॉलर्स भर लोगे, मैच कैसे दोगे भाई? इतने तो है ही नहीं मैच। और सीधी बात है भाई, जो जिनसे गलती हुई है, ये सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद और ये सारे, ये वहीं बैठे हुए हैं। अभी निकला कोच ही है, कैप्टन फायर हुए हैं, तो जब आपने कोच पे ही सारी स्क्रूटिनी करनी है तो माइट एज वेल अलाउ हिम टू सिलेक्ट हिज प्लेयर। एंड आई होप सलमान आगा के भी इसमें इनपुट हो, शादाब खान का भी, वो वाइस कैप्टन है बट पता है कि वो लीडरशिप ग्रुप में। फिर आ जाते हैं कि भाई जो टेस्ट की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, मिसबा और सऊद को एक पार्टनरशिप बनेगी, सऊद कैप्टन होंगे, मिसबा कोच होंगे। आई नो ऑफिशियल नहीं है बट रूमर्स के हिसाब से। तो अब हमारी सीरीज़ इतनी कम आनी है, और सीरीज़ कम भी आनी है और फॉरेन सीरीज़ इस बार ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस साइकिल में। तो आप बिल्ड कैसे करोगे? आपके पास टाइम नहीं होता, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, तो ये आपको क्या लगता है किस तरह से सॉल्व किया जाए? यार हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल मेरे हिसाब से अगर जैसे रिजवान, अभी T20 फॉर्मेट हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो रिजवान एंड बाबर आर नॉट पार्ट ऑफ दैट।
और अभी तक आगे लग भी नहीं रहा कि फ़ौरन ये टीम T20 स्क्वाड में तो एटलीस्ट आए। तो इन प्लेयर्स का आप ऑब्वियसली कैंप लगा सकते हो जब भी ये ऑफिशियल अनाउंस होते हैं मिसबा सऊद। तो आप ऑब्वियसली गर्मी वाला सीज़न थोड़ा ख़त्म हो जाए उसके बाद आप लाहौर में कैंप लगाओ। गर्मी का सीज़न ख़त्म होने तो अभी टाइम लगेगा। अभी आपका क्या नहीं तो अक्टूबर नवंबर में जाके बेहतर मौसम होगा, ये तो आपको कैंप कहीं और लगाना पड़ेगा अगर ऐसा है तो। कराची में लगा लो, कौन सा कराची में कौन सी बर्फ़ पड़ रही है यार, अभी कराची के मौसम से आ रहे हो क्या अनस भाई? थोड़ा यार लाहौर के मुकाबले तो मेरे हिसाब से इतना नहीं होगा, कंपेयर करो। अच्छा चलो भाई पिंडी चले जाओ, चलो हम यहाँ भी नहीं आते। पिंडी में भी बहुत गर्मी है भाई, आप कराची से बाहर निकलो। आप कहाँ जाओगे आप? खैर उस पे आए, आप करें क्या? ये 3 जगह बेसिकली, चलो कहीं भी कैंप लगाओ, बट कैंप लगाओ। मिसबा को वो अथॉरिटी, अभी आपको पता है अक्टूबर में आपकी पहली सीरीज इस साइकिल की टेस्ट मैच की, तो आप मिसबा को पहले से टाइम दो। पहला टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज से है ना? माइट भी नहीं, वेस्ट इंडीज से नहीं है, आई गेस ये साउथ अफ्रीका से शायद हमारी हो। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने इस बार पाकिस्तान आना है ना वापस शायद, हाँ। तो हाँ। क्योंकि अभी बट खैर मैं चेक कर लूंगा, आई थिंक वेस्ट इंडीज से, आई विल चेक इट अगेन। सही, अक्टूबर में नहीं, वेस्ट इंडीज़ का तो अभी, हाँ ये चेक कर लेंगे, ऐसे कंफर्म नहीं है। बट मुझे लगता है इतना टाइम फ्रेम है तो इट्स गुड कि आप ऑफिशियली अनाउंस करो। पूरा एक कोचिंग स्टाफ होगा मिसबा के साथ, ताकि वो एक मीटअप कर सके, मीटिंग बना सके, वो अपने प्लेयर्स को लिस्ट डाउन कर सके। जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट मैच में हमारे पास खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, मोहम्मद हुरैरा हो गए। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो अभी वाइट बॉल का पार्ट नहीं है, तो ये तो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ना। इनके साथ आप एक प्लान तो कर सकते हो कि चले लेट से साउथ, और अच्छी बात है सऊद शकील भी अवेलेबल मिल जाएंगे। बिल्कुल, और सऊद के लिए ये अभी अच्छी चीज़ है कि अभी वो कैप्टनसी PSL में करते हुए आ रहे हैं, तो उनका माइंड ब्रेन फंक्शनिंग अभी उसी लिहाज से चल रही होगी कि हाँ भाई मैं एक एज अ लीडर हूँ। तो उनको अगर आप अभी अनाउंस करते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और मिसबा के साथ एकदम एसोसिएट कर सकते हो कि यार आपको इतने महीने दे दिए, आप अपनी बेस्ट टीम तैयार करो। क्योंकि अगर आप अब ये चीज़ लेट करोगे फिर वही रोना होगा आपका मिसबा का या कैप्टन का कि हमें तो एंड टाइम पे एकदम चीज़ें नहीं थी, बस हमें ट्रैवल करना था, नए लड़कों को वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था उन नई कंडीशंस का। तो ये भाई पहले से कर लो, अपना स्टाफ तो प्रॉपर क्लियर कर लो, एक विजन वगैरह। यार वो ऑन द बैक ऑफ थिंग्स पता नहीं क्या चल रहा होता है, कितनी अथॉरिटी दी जाती है, बट यस इन एन आइडियल वर्ल्ड यही करना चाहिए। माइक हेसन का इसका क्विक जवाब देना कि व्हाट डू यू थिंक ही शुड चेंज, जो कि पुराने कोचेस ने नहीं किया, या प्लेयर्स का भी ट्रस्ट जिस तरह से विन हो जाए और परफॉर्मेंसेस में भी डिफरेंस नज़र आए। क्योंकि पाकिस्तान की टीम नॉर्मल टीम की तरह नहीं है, आपको आउटसाइड नॉइज़ है, प्लेयर्स की कमिटमेंट और प्लेयर्स की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये किस तरह से माइक हेसन सॉल्व कर सकते हैं? यार ये बहुत रेयर हुआ है कि एक फ्रेंचाइज का कोच और कैप्टन वाइस कैप्टन शफल होके पाकिस्तान टीम का एक साथ बने। ये 3 का जो पेयर बना है, शादाब, सलमान अली आगा और माइक हेसन, इवन आपके बैटिंग कोच, मेरे हिसाब से फियर ऑफ फेलियर ये चीज़ कट डाउन करनी चाहिए प्लेयर्स के। फियर ऑफ फेलियर कैसे कट डाउन करोगे? फियर ऑफ फेलियर इसलिए क्योंकि इनसिक्योरिटी है कि आप अगले स्क्वाड में पिक नहीं होगे। ये माइक हेसन तो नहीं खत्म कर सकते ना। नहीं, फियर माइक हेसन बिल्कुल नहीं खत्म कर सकता। अच्छा, फियर ऑफ फेलियर में उस वे में चलो कह लो कि अगर आप इन द ग्राउंड जिस तरीके से पाकिस्तान की आप बैटिंग ले लो, हम लोग हमेशा से बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ हमेशा जाते रहे कि हाँ भाई एंड तक मैच ले जाना है या कुछ ना कुछ करके। बट इस बार जैसे मैंने PSL में देखा है कि हमारे लोकल मिडिल ऑर्डर हुसैन तलत, हसन नवाज़, खुशदिल शाह ने कुछ इनिंग्स खेली हैं, तो इरफान न्याजी, ये लोग ने जिस तरह अपना गेम प्ले चेंज किया है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी इन पाकिस्तान जर्सीज। अगेन मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, ये PSL और ये हम बार बार बात कर चुके हैं, PSL में इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनको पता है कि ड्रॉप नहीं होंगे। यहाँ माइक हेसन के पास अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आई होप इस बार दी गई हो, क्योंकि माइक हेसन हम जो बात इस बारे में बहुत बार कर चुके हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में है, जहाँ पे रेहान उल हक हैं, और वो बता चुके होंगे कि भाई उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ था, और पाकिस्तान की क्रिकेट को बखूबी जानते हैं, तो उनको तो ये पता होगा। लेकिन तो कहने का मकसद है कि उन्होंने ये सब जानते हुए कुछ अश्योरिटी के बाद ली होगी कि भाई मुझे वो पावर दी जाएगी, मुझे एक टाइम दिया जाएगा, बट स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट है, आपको कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ तो दूर नहीं कर सकते ना माइक हेसन। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब माइक हेसन ने लास्ट ईयर गैरी कर्स्टन, गिलेस्पी के साथ जो हुआ वो देखा होगा, इस बार जब ये अपॉर्चुनिटी आई, वैकेंसी खुली हुई थी, नहीं वही मैंने बात की, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो भी आप पाकिस्तान की मैनेजमेंट को आप कुछ नहीं कर सकते यार। आपकी इवन जो चेयरमैन है वो भी इस पॉलिटिकल रिजीम का पार्ट है ना, वो कोई चेंज हो जाए फॉर एनी रीज़न, आपके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कौन सा पता है, तो इनसिक्योरिटी तो रहेगी ना।
यार वो रहेगी, मगर मैं सिर्फ चले ये सारी चीज़ें तो देखो कांस्टेंट है, इस पर हम हमेशा बहस कर चुके हैं और इसका हमारे हाथ में भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लेवल पे ऐसी चीज़ है। मगर मैं समझता हूँ अगर माइक हेसन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से बनवाया होगा, अपनी क्लॉज और टर्म्स एंड कंडीशन यार कॉन्ट्रैक्ट भी क्या मैटर करता है, हम लोग ने पैसे पूरे नहीं दिए गैरी कर्स्टन वगैरह को, कॉन्ट्रैक्ट हमने तोड़ दिया, हमने उनको जॉब चेंज करके मिकी आर्थर को उससे निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है यार फिर तो कोई डिबेट ही नहीं रही ना। मैं मसला ये कि अगर हम इन चीज़ों पे ही रहेंगे, हम तो वो वाली साइड निकालना चाह रहे हैं कि इफ़ अगर ये चीज़ बेहतर हुई हो, बिकॉज इसके साथ रेहान उल हक रह चुका है जो पाकिस्तान टीम मैनेजर रह चुका है, तो उसने गाइड तो किया होगा इस चीज़ में कि भाई आपने किस तरह जाके मतलब अपनी एक सेफ्टी रखनी है एज एन इंडिविजुअल। मैं समझता हूँ कोच को भी रखनी चाहिए, प्लेयर्स को भी रखनी चाहिए, जिस तरह का माहौल हो गया है पीसीबी के अंदर। आई गेस मैं एक चीज़ शायद ये सजेस्ट कर सकता हूँ, इफ़ आई वॉज इन माइक हेसन्स प्लेस या आई वॉज एडवाइजिंग कि भाई आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बात करो कि क्या आपके हिसाब से स्क्वाड पिक हुई है नहीं हुई है, सलमान अली आगा के जो भी आपके कैप्टन हो वो कितना इन्वॉल्व है। अगर आपको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, आई वुड होप कि वो इस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी रखते हुए बताएं। अगर हमें भी, आवाम को भी पता चल रहा होगा ना, तो एटलीस्ट ये क्लैरिटी होगी कि भाई ये गलत हो रहा है, और फिर वो जब छोड़ने जाएंगे तो शायद दुनिया को पता हो। आई डोंट नो कि ये इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट तो ऐसी है, बट ये एक चीज़ अकाउंटेबिलिटी। लेट्स नॉट गेट टू मच इनटू इट, अभी आगे बहुत चीज़ें बात करनी है। स्क्वाड पे आ जाता हूँ। कोई सरप्राइजेज, आई थिंक शाहीन का तो हम बात कर चुके हैं कि रेस्ट होने के लिए ड्रॉप हुए हैं, लेकिन और तो आई थिंक कोई सरप्राइज़ नहीं है। मैं डायरेक्ट आना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा डेटा वगैरह निकाला था कि आपने डिफरेंट किस्म के बॉलर्स पिक किए हैं, पावर प्ले के लिए आपको अलग चाहिए होते हैं, मिडिल ओवर्स अलग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से और मैचअप्स के हिसाब से आर यू सेटिस्फाइड? यार मेरे हिसाब से बांग्लादेश से एक आपकी 3 मैच की होम सीरीज़ है, तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। मतलब डिसेंट है कि सही है, हमारा स्क्वाड सही है बेस्ड अपॉन, क्योंकि आपको ट्राई आउट भी तो करना है फॉर रोड टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप। तो उस हिसाब से सही है कि आपके हसन अली आप देख सकते हैं, पावर प्ले का इनका एक अच्छा स्टार्ट रहा है इस PSL में, तो यू ब्रॉट हिम बैक एंड ही केम बैक ऑन मेरिट। तो वो चीज़ सही है कि एक उन पे टैग था ना, हमेशा वो सेकंड थर्ड फोर्थ रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहे होते थे टीम में, अब इस बार वो सीन नहीं है। बट लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी तो देखो, इनकी इकोनॉमी में अगर आप फ़र्क देखो, बाकी शाहीन से कंपेयर कर लो, अबरार से कर लो, इकोनॉमी इनकी सिग्निफिकेंटली हाई रही है। 8.11 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है पावर प्ले में। थोड़ा सा ये कंसर्न नहीं होगा? यार ये काफ़ी हद तक डिफरेंस इसलिए भी है कि 5 मैच जो कराची में खेले, यहाँ पे आपने देखा कि 210 220 प्लस का स्कोर रहा है। तो 5 गेम्स कराची किंग्स के यहाँ हुए हैं, फिर पिंडी में 1-2 गेम वहाँ पे वो लोग ने खेले हैं इंटरप्शन के बाद, और एक इस्लामाबाद से उनका होम गेम, तो वो उस वजह से भी काफ़ी हद तक। लेकिन मीर हमजा ने भी तो वहाँ पे खेले, मीर हमजा की 7.65 की इकोनॉमी भी तो है। बेशक है, बट मीर हमजा का एक काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो है कि उसका पेस इतना कम आता है, और हसन अली ऑब्वियसली थोड़ा अटैकिंग बॉलर हैं, तो वो पेस को भी तो बैट्समैन भी तो मारने आया ना, तो वो भी कहीं ना कहीं बैट्समैन तो दोनों के लिए मारने आया ना, मीर हमजा को कौन सा नहीं रुकेगा, बट फ़र्क है काफ़ी हद तक है। बट हसन अली इम्पैक्टफुल भी तो कितने रहे विकेट टेकिंग, क्रूशल पार्टनरशिप्स ब्रेक करने में, तो दोनों का रोल एक अलग तरीके से, और कहीं ना कहीं आपको उसको क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसेस ऐसी देनी पड़ती हैं रन्स के तौर पे अगर आप विकेट लेने जाते हो। ठीक हो गया। अच्छा, आई रियली होप कि अबरार अहमद से नई बॉल कराई जाए, स्पेशली ये जानते हुए कि आपकी जो वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में है, जहाँ पे आपको 2 स्पिनर्स तो खिलाने ही खिलाने हैं, आपको 3 स्पिनर्स भी खिलाने पड़ सकते हैं, और हमने खिलाए हैं पास्ट में। रज़ा हसन, हफीज़, सईद अजमल, अफरीदी, ये हमने लंबा कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनकी अगर आप पावर प्ले के नंबर्स भी देखो तो 18 की बॉलिंग एवरेज रही है, 7.71 की इकॉनमी रही है, तो वेरी डिसेंट नंबर्स। बट डू यू थिंक कि ये PSL का लीग बायस हो सकता है, इंटरनेशनल में रेप्लिकेट नहीं होगा, या ये कर जाएगा? अबरार आपको याद होगा कि श्रीलंकन टेस्ट सीरीज में भी बैक 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले डिलीवर किया था, जो पाकिस्तान वे वाला टाइम जो चल रहा था। यस बिल्कुल, तो वो जो हमने 2-0 जीता था, प्रभात जयसूर्या भी जो हम पे बहुत भारी पड़ रहे थे, वहाँ से अबरार का एक राइज हुआ। और स्टार्टिंग में हमें यही लगता था कि ये मेच्योर बॉलर नहीं है, लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है। आज मैं 2025 में देखता हूँ तो ही इज़ क्वाइट मेच्योर इनफ, कैसे कि जब कोयटा का फाइनल भी चल रहा था तो एक एक्सपेक्टेशन मुझे आमिर से थी, एक अबरार से थी, बाकी इनके बॉलिंग में एक थोड़ा सा डर था कि हाँ यार ये पिट सकते हैं बॉलर,
और एंड में भी आप देखें कि आमिर से नहीं हुआ, बट अबरार वॉज ऑन पॉइंट, मतलब ही न्यू हिज प्लान कि भाई 4 ओवर मैंने किस तरह से करने हैं और अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल कैसा देना है। चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली अबरार ने, तो मेरे हिसाब से अबरार अब इतने मेच्योर हो गए कि यू कैन ट्रस्ट, और पावर प्ले में आप ज़्यादा से ज़्यादा चांस दो, बिकॉज श्रीलंका में एक स्पिनर नहीं, यू माइट नीड दूसरा स्पिनर भी एट टाइम्स कि वो पावर प्ले में आके 5वां 6वां ओवर करवा जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अब मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कॉम्बिनेशन के हिसाब से दे माइट एक्चुअली गो विद फ़हीम अशरफ, तो आपका मोस्ट लाइकली एक ही जेन्युइन फास्ट बॉलर खेलेगा और बहुत हो गया तो 2 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। अगर आप हसन अली और हारिस रऊफ़ को पिक करते हो, या आप शाहीन और हारिस रऊफ़ जो कि स्टैंडर्ड आपका रहा है, तो शाहीन हारिस में आप फंस क्या जाते हो पावर प्ले में? आप शाहीन से फॉर एग्जांपल ओवर्स करा लो, अबरार से करा लो, या आपके फॉर एग्जांपल 4 ओवर्स कवर कर लेंगे, बहुत हुआ तो 5 कर लेंगे। जो 1 से 2 ओवर बचते हैं जो कि हारिस रऊफ़ को कराने पड़ जाते हैं, क्योंकि आप इनकी इकॉनमी देखो, 11.8 की इकॉनमी से इन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग की, और हम इंटरनेशनल में भी देख चुके हैं बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं। ये वाला ओवर कहाँ से कवर करें? अब तो नसीम शाह की भी फॉर्म नहीं रही, और वही बात कि श्रीलंका में वर्ल्ड कप है तो यू वुड गो विद अ लॉट ऑफ स्पिनर्स, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन आपके पास इतने नहीं होंगे। हाउ डू वी डील विद इट? यार इस हिसाब से तो आपको पता है कि आपके कैप्टन साहब भी ऑफ स्पिनर हैं, और आपको ये एक लग्जरी मिल सकती है कि ओपोनेंट टीम्स में लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप श्रीलंकन साइड देख लो, बांग्लादेश की साइड देख लो, इनसे अगर मैच पड़ जाता है, लेफ्ट हैंडर्स ओवरऑल भी देखें तो हर स्क्वाड में होते हैं, तो इस तरीके से आप ऐसे यार इसकी रिकॉर्ड आप देखो, इस बार तो इन्होंने बॉलिंग ही इतनी नहीं की अव्वल तो पावर प्ले में, बट पावर प्ले की यार थोड़ी डिफरेंट डायनामिक्स हैं। अगर आप पीएसएल में बॉलिंग नहीं कर सकते पावर प्ले में, आप इंटरनेशनल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर नहीं यार, देखो मेरे हिसाब से आप साइम अयूब को आप एक तरीके से टेस्ट कर सकते हो। हाँ, साइम अयूब आप कह सकते हो। अब आप लंका प्रीमियर लीग आगे आने वाली है, अगर साइम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं देखना चाहूँगा कि वो वहाँ पे श्रीलंकन कंडीशंस में, बेशक फ्रेंचाइज टीम है, क्या वहाँ वो पावर प्ले में उनका कैप्टन उनको यूज़ करता है या नहीं, तो वो पाकिस्तान के फेवर में एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको एक अबरार की सूरत में और दूसरा आप एक साइम की सूरत में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं अगर मिडिल ओवर्स की बात करें। आई थिंक मिडिल ओवर्स में तो वी आर प्रीटी सॉर्टेड। अच्छा, इसमें मैं ये बड़ा हैरान हो रहा था, मोहम्मद वसीम के जो नंबर्स हैं, 16.7 की बॉलिंग एवरेज है, और कितनी इन्होंने विकेट्स ली थी? 3 विकेट्स ली थी। विकेट्स तो खैर कम है, बट प्रीटी डिसेंट बॉलिंग एवरेज। लेकिन बात यही है कि आप कितने ही फास्ट बॉलर्स पिक कर लोगे, स्क्वाड में 15 का स्क्वाड जाता है, शायद मोहम्मद वसीम फिट ना हो सके। आई थिंक नसीम शाह तो इस वक्त बाहर हो चुके हैं। नसीम शाह के नंबर, नसीम शाह ने इस बार पावर प्ले में मिडिल ओवर्स में एक भी विकेट नहीं ली, जस्ट बाय द वे, तो कंसर्निंग साइंस है। नसीम शाह तो मुझे नहीं दिख रहा। मेरे हिसाब से होता है यार, एक प्लेयर का जवाल आता है, और नसीम शाह एक बहुत अच्छा टैलेंट है। मेरे हिसाब से उनको चाहिए कि वो फोकस करें ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, और हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। हमारे पास सीमर्स हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, स्पिन पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे तो सही है, कोई मसले की बात नहीं है, कमबैक आएगा उसका भी। शादाब खान के अच्छे नंबर्स हैं, बॉलिंग एवरेज 18 की बॉलिंग एवरेज रही है मिडिल ओवर्स में। फ़हीम अशरफ की भी बॉलिंग एवरेज बहुत अच्छी है, बट अगेन फ़हीम अशरफ रन्स देने में बहुत ज़्यादा लीक कर रहे हैं। 9.56 की इकॉनमी होना, बॉलिंग एवरेज नो डाउट बहुत अच्छी है, बट दैट डजंट कंपनसेट फॉर इट, क्योंकि इंडिया जैसी टीम या इवन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जो कि मिडिल ओवर्स में बहुत डोमिनेट करते हैं, क्लासन आएंगे, मिलर आएंगे, फिर इंग्लैंड के तो हमें पता ही हैं, ये टॉम बेंटन और बेन स्टोक्स तो खैर नहीं खेलेंगे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप आएगी। तो ये मिडिल ओवर्स को किस तरह से डील करें? एक अबरार आपको शायद 1-2 ओवर्स निकाल दें, इसके अलावा यार इसके अलावा आपके पास अभी क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास अगर शादाब खान खेल लें तो यू हैव टू बॉल हिम। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की आपको अशक ज़रूरत मुझे नज़र आती है स्क्वाड में, जो होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका जो फेवरेट नाम अगर आपकी ज़बान पे आ रहा है, आसिफ अफरीदी, तो मैं समझता हूँ वो आपको, अगर वो स्टार्टिंग में आके ये चीज़ करते तो कितना गुड हो सकता है, अगर ये एक कंटेंशन में हो माइक हेसन की कि भाई। खैर मैं मोहम्मद वसीम का इसलिए भी नाम लिया था, 4.45 की इकॉनमी है, बट अगेन ले पाओ कि नहीं। अगर आप ले लो और ये रेप्लिकेट आगे हो जाए, अभी आप इनको मेरे हिसाब से टेस्ट करो, इस सीरीज से तो खैर बाहर हो गए, बट फ्यूचर में टेस्ट करके आई थिंक देखना चाहिए कि मिडिल ओवर्स में अगर ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाए, और अबरार से और अगेन आसिफ अफरीदी को आप ले आओ तो पावर प्ले में वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। यार मैं, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि मोहम्मद वसीम की मुझे हमेशा से एक ना शिकायत थी कि वो
हमेशा मिडिल स्टंप पे जाते जाते बॉल स्विंग करके आउटसाइड लेग डाउन द लेग साइड बॉल गिरा देते और इनकी नंबर ऑफ एक्स्ट्रास बहुत हो जाते थे। इस बार का पीएसएल में मैंने एक पैटर्न चेंज देखा है कि वो जिस तरीके से रनअप पे आ रहे हैं और वो जिस तरीके से बॉल जिस लेंथ पे मतलब डिलीवर कर रहे हैं और जिस बाहर ऑफ स्टंप से बॉल को अंदर लेके आ रहे हैं मिडिल स्टंप पे, वो चीज़ ने उनको मिडिल ओवर्स में काफ़ी हेल्प की है। क्योंकि काफ़ी हद तक क्या होता है मिडिल ओवर्स में ना, बैट्समैन बहुत एग्रेसिव होता है कि यार मैं जहाँ से मुझे रन्स मिले मैं लूँ, बट अगर बॉलर अपनी लाइन पकड़ के बैठ जाए तो फिर इस तरीके से आपको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे मोहम्मद वसीम अपने रिजल्ट्स लेकर आए मिडिल ओवर। अच्छा, वैसे मैं वापस चेक किया तो आसिफ अफरीदी की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी पावर प्ले, मुझे लग रहा था अच्छी हुई, 8.38 की इकोनॉमी है, तो दैट काइंड ऑफ रूल्स हिम आउट फॉर मी इन माई हेड एटलीस्ट। बट यह है कि मिडिल ओवर्स में डिसेंट इकोनॉमी है, आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो। शाहीन अफरीदी की बाय द वे पावर प्ले में 6.71 की इकोनॉमी विच इज़ ब्रिलियंट। ये पीएसएल में तो हर साल ही प्रूव करते हैं कि वाई इज़ ही द प्रीमियम बॉलर। खैर, मिडिल ओवर्स में अब्बास अफरीदी का भी अच्छा है, बट अगेन इनकी भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है 9.41 की। ये इकोनॉमी वाला चक्कर आपको देखना पड़ेगा। इसके हिसाब से तो अगर आप सिर्फ इकोनॉमी और प्योर नंबर्स पे बात करो तो यहाँ तो खुर्रम शहजाद के बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ये डेफिनेटली खुर्रम शहजाद तो नो डाउट अच्छे नंबर है, बट ही इज़ नॉट अ T20 बॉलर। और अभी हम फाइनल में देख सकते हैं कि वो अपनी हार्ड वर्किंग से कोशिश तो कर रहे थे, बट T20 फॉर्मेट में फिट नहीं हो सकते एक अच्छे नंबर से। मुझे अभी उमर गुल याद आ गए, अब्बास आफरीदी का आपने नाम लिया, कि वो अजमल उमर गुल वाला एरा था जहाँ पे हम इकोनॉमी में कितने अच्छे थे, मतलब कंटेन करके रखते थे अगली टीम को भी। और आज का एक वक्त है कि हमारे बॉलर्स अगर अटैक भी कर रहे होते हैं, रन्स एकदम लीक कर जाते हैं और मैच आपके हाथ से निकल जाता है, कोई भी बॉलर, यू नेम इट। वैसे आरिफ याकूब के नंबर्स अच्छे हैं अगर आप इनको टेस्ट करना चाहो। 6.42 की इकोनॉमी, 19.2 की बॉलिंग एवरेज, बट ये है कि आपने इनको डेब्यू नहीं कराया। यार वही चीज़ है ना कि आप रोड टूवर्ड्स वर्ल्ड कप बहुत करीब है। यार टाइम मैचेस तो ठीक ठाक हैं, आप कितने बता रहे थे कि 20-25 मैचेस हैं? मोर देन लाइक 25 प्लस 26 तक है ये 2 मैच अगर माइनस कर दो, और डिपेंडिंग अपॉन एशिया कप होता है तो मजीद इसमें 30 बट तक ये जा है सकते कि हैं। शादाब तो आपके होंगे, बट फॉर द थर्ड स्पिनर अगर स्पॉट बचे, आई थिंक ही शुड बी कंसिडर। आई वुड बी रियली हैप्पी कि इसको पिक किया जाए किसी स्क्वाड में, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले वन सीजन वंडर नहीं है, पिछले साल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 1-2 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी थी, और इस सीज़न भी आके 1-2 अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर वो ऑब्वियसली स्पिन विकेट्स नहीं रही थी, साइम अयूब थोड़े बहुत ओवर्स कवर कर देते थे, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको टीम में नहीं पिक करो तो एटलीस्ट पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ तो पुश कर सकते हो, इसको एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि भाई यहाँ से अगर अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करो। क्योंकि वही बात है, एक चंद परफॉर्मेंसेस पे अगर आप इतना बड़ा एक लॉट अपने सामने रख दोगे वर्ल्ड कप के लिए, बहुत टफ हो जाएगा। कितने लेग स्पिनर लेकर जाओगे, कितने फास्ट बॉलर, 50 का स्क्वाड अगर होता आईसीसी की तरफ से। यार ये आईसीसी को चेंज करने की जरूरत है, बट अगेन एटलीस्ट 20 होने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, वैसे हम सुफियान मुकीम को भूल गए, हमारे वो प्लान्स में था, इस स्क्वाड में भी पिक नहीं हुआ है। अरे ये इसके साथ क्या चक्कर हुआ है, अचानक से इसका स्टॉक क्यों गिर गया है, कोई फड्डा वड्डा हो गया क्या इसका? अच्छा नहीं, आपने पिछली अभी हमने जो बात कर रहे थे पिछले पॉइंट पे कि माइक हेसन को वो अथॉरिटी और ये सब कुछ, तो ट्विटर पे मैं देख रहा था कि रूमर्स नहीं बट ये ऑफिशियल था कि अब्बास आफरीदी, सुफियान मुकीम और एक और कोई इस्लामाबाद के प्लेयर थे जिनका नाम पहले फर्स्ट स्क्वाड लिस्ट में आया था, और इन तीनों का नाम हटा के फिर रिप्लेसमेंट 3 प्लेयर्स एंटर हुए थे। तो उसमें सुफियान मुकीम एक थे जिनका नाम आके फिर माइक हेसन ने खुद बिठाया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फेवरेट्स नहीं है, उनको लगता है कि इनका पोटेंशियल है और आगे ही इज़ फिक्स विद द स्क्वाड। हम शायद कुछ और प्लेयर को इस सीरीज़ में ट्राई कर लें और उनको रेस्ट दें, जिस तरह की गर्मी, और सिर्फ 3 मैच तो हैं, तो बेटर है कि दूसरे स्पिनर्स को हम, एक होता है ना प्लेयर लॉक हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं छोटी सी इसमें बात ऐड करूँगा कि पर्सनली मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कोचेज़ का, या कोई भी आप मैनेजमेंट में आते हो, आप स्पेशली तब जब आपके प्लेयर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन में हो, आप अगर शुरू में ही ऐसे टफ डिसीजंस या डिक्टेटरशिप टाइप के डिसीजन लेने लगो कि स्क्वाड से निकाल दिया, तो यू काइंड ऑफ स्टॉप लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। और शुरू में ही आप ये कर दो, क्योंकि हनीमून पीरियड सबके लिए बना हुआ होता है, थोड़ा सा आप भी फूंक फूंक के कदम लेते हो। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी, मैं ही अगर इसका डेविल्स एडवोकेट बनूं, कि आप पीसीबी को भी एक साइन देते हो कि मैं अपनी चलाऊंगा और किसी, आप लोग नहीं मुझे डिक्टेट करोगे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ, कि आपका इसमें ट्रूथ इज ऑलवेज इन द मिडल, बट वेयर इज द मिडल? यार आपने पॉडकास्ट के शुरू में ये चीज़ मुझे बोली कि भाई
कितना एक अथॉरिटी मिल सकती है माइक हेसन को, या वो अपनी बात किस तरह रख सकता है, मनवा सकता है। अब वो बंदे ने, ऐसा नहीं है कि स्क्वाड आपका अनाउंस हो गया उसके बाद उसने चेंजेस की, उसने एक स्क्वाड की शीट आई, उसमें से उसने 3 नाम हटाए और फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके सोशल मीडिया पे हुई। तो वो चीज़ बुरी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या पता उसने अपनी रीजनिंग दी हो, क्या पता उसने सुफियान या जो भी दी हो, बट ही डजंट नो दैट मच अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। और सुफियान मुकीम को पिछले साल थोड़ा बहुत खेलते हुए देखा हो, क्योंकि पीएसएल के 2 सीजन में तो इतना देखा ही नहीं है यार। फिर मेरे हिसाब से फिर आप फिर क्या चाहते हो कि वकार यूनिस और इन लोग को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लाना चाहोगे कि ये ज्यादा बेहतर करीब से देखते। अलीम दार को क्यों नहीं फिर आप हेड कोच बना देते? नहीं, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफी दे दें। आप मेरे जज्बात से मतलब खेलना चाह रहे हो कि ये कह के कि भाई जो सबसे ज्यादा प्लेयर के करीब है वो तो फिर अलीम दार भी है, जिस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं, मैं मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि यार अभी आए हो, अभी से आप अगर चेंजेस करने लगो, और ये प्लेयर को, अब अगेन ये हो सकता है सिर्फ लीग की वजह से बात निकली और वो नहीं चाहते हो, बट मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती कि आप शुरू में ही ड्रास्टिक चेंजेस करोगे, ये खेलेगा या नहीं खेलेगा। बट मूविंग ऑन, डेथ ओवर्स की तरफ आते हैं। इसमें थोड़े से कंसर्निंग नंबर्स हैं। अगेन शाहीन इसमें स्टैंड आउट कर रहे हैं, इकॉनमी भी अच्छी है, बॉलिंग एवरेज भी अच्छी है, लेकिन बाकी आपके सारे बॉलर्स रन के लिए, अब्बास आफरीदी जो कि हम स्पेशलिस्ट मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स का बॉलर मानते हैं, 11.55 की उनकी इकॉनमी है, 11.57 की इकॉनमी हारिस रऊफ की है। तो भाई डेथ ओवर्स में कौन कराएगा बॉलिंग? यार ये बहुत ज़्यादा मतलब मसला नज़र आ रहा है, बट मैं फिर वही समझता हूँ अपने सेवियर शाहीन अफरीदी की तरफ ही जाऊँगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो अपनी ट्रांजिशन फेज़ में चल रहे हैं और वो बहुत अच्छी फेज़ में जा रहे हैं, तो एक शाहीन से एक मुझे एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, अब्बास आफरीदी का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। आप ये भी याद रखिए कि इस सीज़न अब्बास आफरीदी कराची में वापसी आए, एक स्टार्टिंग में खेला था और एक अब आए। मुल्तान सुल्तान में जब थे ना, तो एक जो मुझे पैटर्न चेंज ये नज़र आया कि मुल्तान के पास उस टाइम पे स्पिनर्स में कौन कौन थे? उसामा मीर थे, आसिफ आफरीदी भी एक ज़माने में थे, खुशदिल शाह करते थे, इमरान ताहिर करते थे। तो जो बीच के ओवर्स होते थे ना, वहाँ पे दे यूज टू टेक विकेट्स, और दूसरे एंड से जब अब्बास आफरीदी यूज टू बॉल, तो पार्टनरशिप ब्रेक होते होते जब एक बॉलर आके बॉल कर रहा है तो उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता था। वेयर एज अब कराची किंग्स में क्या हुआ, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो कि आपने खुद कहा कि है ही नहीं, ऐसा ही है। तो कराची ने तो पार्टनरशिप ब्रेक वैसे कर ही नहीं पाए। बहुत रेयर होता था कि हसन अली, अमीर हमजा आके विकेट ले जाते थे। तो वहाँ अब्बास आफरीदी थोड़ा एक हाईलाइटेड हो गए, टारगेट हो गए पिटने के तौर पे बॉलिंग में। वो चीज़ मुझे एक ऑब्जर्विंग पैटर्न से अगर देखूँ मैं पिछले सीजन्स और इसमें, अब्बास आफरीदी की इकॉनमी इसलिए कि उनको सपोर्ट नहीं मिला दूसरे एंड से। वैसे मोहम्मद वसीम की बेहतर है, 8.82 की इकॉनमी है, 14.4 की। आई थिंक मोहम्मद वसीम जो नंबर्स बता रहे हैं बहुत कंपेलिंग केस बता रहे हैं कि आप, मेरे हिसाब से तो इन नंबर्स को प्योरली देखते हुए यू शुड पिक हिम अबव हारिस रऊफ। नहीं यार, ये बहुत अच्छी पॉइंट आप लेकर आए हो कि यू हैव टू लीव योर सीनियर मोस्ट बॉलर एट टाइम्स एज वेल। और वसीम का एक्सपीरियंस है T20 वर्ल्ड कप खेलने का ऑस्ट्रेलिया में, और वसीम ने अपनी लाइन एंड लेंथ, फिटनेस, हर चीज़ पे काम किया है, कमबैक किया। अगर लोगों को शायद इतना याद नहीं होगा, ये बहुत खामोशी से पाकिस्तान टीम से निकल गए थे, खामोशी से इनका क्या कहते हैं, इंजरी भी हो गई, रिहैब फेज भी हो गया, ये कमबैक भी कर गए। तो ये एक अच्छा प्लेयर है, एक बहुत सेफ एंड साउंड प्लेयर है पाकिस्तान टीम के लिए, विच यू कैन यूज एज अ सीमर फॉर द वर्ल्ड कप। मेरे भी अच्छे चॉइस है। ठीक हो गया, मतलब वुड यू प्रेफर हिम ओवर हारिस रऊफ? आई वुड। मैं कर सकता हूँ, ये श्रीलंका पेस भी डिसेंट है बिल्कुल, क्योंकि हारिस रऊफ हमें शायद बैकफायर ना कर जाए उस कंडीशन में। मुझे ऐसा लगता है कि अगली टीम रन्स लीक ना कर जाए, तो आई कुड टेक मोहम्मद वसीम फॉर दैट। ठीक हो गया। बैटिंग की तरफ जल्दी से आते हैं। ख्वाजा नाफे स्टैंड आउट हैं पावर प्ले में। छोटा सैम्पल साइज़ है, सिर्फ 2 इनिंग्स खेली हैं, 41 रन बनाए। फिर मोहम्मद नईम बहुत बड़े स्टैंड ऑफ, 176.55 की स्ट्राइक रेट, लेकिन अगेन टू अर्ली टू टेक दिस फॉर हिम। मोहम्मद हारिस, कितने नाम एक साथ जोड़ दिए यार वो लिस्ट एक साथ चल रही है ना, अभी मैं डेटा निकाल भी रहा था तो एक नाम एक साथ चल रहे। मोहम्मद हारिस डेफिनेटली स्टैंड आउट, 174.5 की स्ट्राइक रेट। ये आई थिंक मतलब क्लियर पिक है। आपके बेस्ट विकेट कीपर भी बने PSL में, और रिजवान की जैसे फॉर्म है तो ये तो मेरे ख्याल में जाते हैं, और वेरी ग्लैड टू हैव हिज फॉर्म बैक। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप अगर क्या कहते हैं जल्मी की बात करते हैं, हारिस हो गए, और क्या कहते हैं साइम के लिए मुझे काफ़ी वो रहेगा कि उनकी फॉर्म इस सीज़न नहीं आ सकी जो हम देखना चाह रहे थे। बट गुड के मोहम्मद हारिस को एज अ मेन कीपर सेलेक्ट किया गया है, तो उनको जितने मैक्सिमम चांसेस हों मिलने चाहिए पाकिस्तान टीम में। और वी शुड
see him as the prominent keeper in T20 format for Pakistan. और अच्छी बात ये दोनों ही आपके जो ओपनर है फ़खर, दोनों तो नहीं, एक ओपनर फ़खर तो फॉर्म में है. साइम अयूब का ये सीज़न काफ़ी बुरा गया. इनफैक्ट 100 की भी स्ट्राइक रेट नहीं रीच कर पा रहे, 97.56. तो होपफुली ही टर्न्स इट अराउंड क्विकली, शायद नेशनल कलर्स में आके बेहतर कर दें. वरना देर आर अ लॉट ऑफ पीपल नॉकिंग एट द डोर. मैं नहीं बिलीव करता कि आप अभी चेंज करो. मेरे हिसाब से 2026 के लिए लॉक है, बट आई होप उनकी फॉर्म वापस आ जाए. अच्छा, मैं एक सवाल करूं फिर इस पर मूव ऑन करते हैं. साहिबजादा फरहान को आप स्क्वाड में देखते हो T20 वर्ल्ड कप की? यार मैं चाहूँगा कि अब एक तो प्लेयर पूल पे डिपेंड करता है कि हम 15 में हम डेप्थ किधर बना रहे हैं. ज़्यादा बैट्समैन भरना चाह रहे हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, कंडीशंस या हमारी एक प्लेइंग पैटर्न के हिसाब से जो कोचिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, उसकी बिहाफ पे आपकी टीम बनती है कि आप कितना वेटेज रखना चाह रहे हो. उस बेसिस पे मैं समझता हूँ कि आप इसको एज अ बैकअप तैयार कर सकते हो रिजर्व प्लेयर के तौर पे. कि ट्रैवलिंग रिजर्व नहीं होता कि भाई आप अगर एकदम से कोई इंजरी हो जाए तो फौरन आप फ्लाई. हारिस की इंजरी हो जाए तो बेसिकली ये खेल रहे माइट बी पॉसिबल. कीपिंग में नहीं कहूंगा मैं, सॉरी कीपिंग मेरे मुंह से हारिस निकल गया. फ़खर या साइम की इंजरी. फ़खर या साइम की. देखो फ़खर साइम को तो आप कह दो भाई कुछ भी हो जाए, बुखार हो जाए, इंजरी हल्की छोटी मोटी खुदा ना खास्ता हो जाए, बट यू हैव टू गेट फिट. ये वर्ल्ड कप तुम दोनों ने मिस नहीं करना है. बुखार में क्यों, क्या इंजमाम बनाना है? 92 का वर्ल्ड कप चला रहे हो भाई. क्या पता इस तरह इमरान खान की तरह कोई क्या कहते हैं इस तरह बोले नहीं तुमने तो मैच खेलना ही खेलना है और जिता दे. भाई हम नॉस्टैल्जिक उस पे जाते हैं पुरानी उन चीज़ों पे. तो मेरे हिसाब से खैर लॉक नहीं है मेरे लिए तो. ठीक है. अच्छा, ये अब्दुल्ला शफीक पे मैं बात करना चाहूँगा. मिडिल ओवर्स की बात करें, जो आपने शुरू में पॉइंट आउट किया था कि इनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, और मैं इसमें बहुत गलत प्रूव हुआ. मैं बिल्कुल एडमिट करूँगा, मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलेंगे. कि मुझे लगता था इनकी सीलिंग यही है, 140 के स्ट्राइक रेट पे रीच कर जाएंगे. बट इस बार मिडिल ओवर्स की इनकी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 160 की है. 241 रन स्कोर किए हैं, 34.4 की बैटिंग एवरेज है. ब्रिलियंट नंबर्स. डू यू थिंक ये केस बना रहे हैं? और अगर आप इनको डालना चाहो तो डू यू थिंक सलमान आगा, या खैर कैप्टन को करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रेशर तो थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं बैक पे, नहीं? यार मैं भी क्वाइट सरप्राइज्ड हूँ कि जब मैंने ये आपको स्टार्ट बताया था तो सब मुझे भी एक बिलीव नहीं हो रहा था कि नंबर 3 पे 150 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बिफोर PSL, और ये इस बंदे ने गलत प्रूफ नहीं किया, इसने ओवर अचीव कर लिया इस सीजन में. हम तो ये सोच रहे कि कैसे ये कर सकता है, बट ये आपके लिए अच्छा है. इवन मोर सो क्योंकि सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ. सलमान आगा के अगर आप नंबर्स देखो, 128 का स्ट्राइक रेट रहा है, और ऐसा भी नहीं कि वो कोई एंकर बहुत अच्छे कर रहे हो. 23.8 की बैटिंग एवरेज चली है. तो ये कंसर्निंग साइंस नहीं है? बिल्कुल होने चाहिए. और मेरे हिसाब से सलमान अली आगा अगर सेल्फिश नहीं हो या वो एक ही थॉट प्रोसेस में ना हो कि बस मैंने आना है या शादाब ने आना है, तो ये चीज़ हो सकती है कि आप अब्दुल्ला को लाओ और आप अपना स्पॉट थोड़ा नीचे करो. एक स्पॉट आप नहीं, अगर आप, क्योंकि ऑब्वियसली कैप्टन ने तो देखो खेलना है, बट अगर एक बंदा 1 डाउन पोजीशन पे इतना अच्छा कर रहा है कि वो एक रन रेट को मेंटेन करके चल रहे, ना सिर्फ मेंटेन कर रहा है, वो मैच बना के दे रहा है आपको अगले बैट्समैन को. व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? इन नंबर्स को प्योरली देखो, शादाब खान के बहुत अच्छे नंबर्स हैं. 149.4 की स्ट्राइक रेट, 31 की एवरेज, 124 रन स्कोर किए मिडिल ओवर्स में. तो यहाँ पे तो बहुत मतलब अच्छे कंटेंडर बन रहे हैं. सलमान आगा के बॉलिंग नंबर्स भी कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, और बैटिंग में भी जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो अच्छे नंबर्स नहीं है. अब आप कैप्टन चेंज करो, या तो आप बोलो कि शादाब को अब अचानक से कैप्टन बना दो, तो सलमान आगा को आप ड्रॉप कर दो, बट अगेन अनसर्टेनिटी आ जाएगी. हाउ डू यू डील विद दिस? यार देखो, ये तो कभी नहीं होगा. पाकिस्तान क्रिकेट में कभी मैंने नहीं देखा कि एक कैप्टन बोले कि यार मैं बैठ रहा हूँ. ये संगाकारा नहीं, कैप्टन नहीं बैठेगा, मैनेजमेंट ही बैठाएगी. मैनेजमेंट बिठाएगी. आप अगर मैच के लिए बिठा रहे हो या आप पूरी सीरीज, मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये किया जाए, मैं इसके हक में नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये चेंजेस किए जाते. मैं हमेशा से, इवन व्हेन रिजवान स्टार्टेड विनिंग, मैं कहता था कि भाई शाहीन को जिस तरह निकाला गलत था, नहीं निकालना चाहिए था. और आज आप देख लो 3 ट्रॉफीज जीत चुका है. मैं नहीं कह रहा कि शादाब को बनना चाहिए, बट मे बी इट वॉज टू अर्ली टू मेक सलमान आगा द कैप्टन, के उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं किया था. एक अच्छा सीजन PSL का, इसीलिए मैं इस पर बहुत एम्फेसाइज करता हूँ. हमारी आपस में ये डिबेट होती रहती है ना, हसन नवाज को पिक करें नहीं करें. मैं मानता हूँ बहुत अच्छे नंबर्स हैं. अभी अगर आप इसमें भी देख लो, हसन नवाज 10th पे. अच्छा 10th पे सरप्राइज. 10th पे तो तैयब ताहिर है, 11th पे है.
148.53 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, नंबर्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट वन सीजन वंडर है, यू डोंट नो कि अगले सीजन कैसा करते हैं, इंटरनेशनल में किस तरह से करते हैं. एक फेलियर ऑलरेडी वो देख चुके हैं. आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाए, मैनेजमेंट की आपसे बनना बंद हो जाए, जो मोहम्मद हारिस का जिस तरह से हुआ था, आप बाहर हो सकते हो. तो अब आप इस सिचुएशन में किस तरह डील करना चाहिए, आइडियल वे क्या है? आइडियल वे तो फिर यही है कि अगर आप एक सीरीज़ के अंदर, लेट से आप अब्दुल्ला शफीक का नाम ले रहे थे, कि अगर आप उनको स्क्वाड में डालते हो और 3 मैच की सीरीज़ है, तो अगर आप बैक टू बैक 2 मैच जीत रहे हो, या इवन आप 1-1 भी ड्रॉ करते हो, या 1-1 नहीं, चलो 2-0 से आप समझो लीड कर रहे हो, तो वहाँ अगर कैप्टन चाहे खुद आके अनाउंस करे कि मैं एक मैच खुद बैठ रहा हूँ जस्ट टू ट्राई आउट अदर प्लेयर, आप कैप्टन को बिल्कुल मतलब स्क्वाड से ना निकालो कि ये अनाउंस कर दो कि नया कैप्टन हो रहा है, और स्टैंड इन कैप्टन आप शादाब को भी एक चांस दे दो कि भाई तुम भी बैकअप पे तैयार हो, बिकॉज इंजरी का कुछ पता नहीं होता, किसी भी प्लेयर को हो जाती है. वहाँ आप अब्दुल्ला शफीक को 1 डाउन पे ट्राई कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि अब्दुल्ला का एक ये चीज़ भी अच्छा है कि फ़खर के साथ भी उनका डुओ एक अच्छा चलते हुए आया है लाहौर कलंदर्स के लिए. नईम के साथ तो आया है, बट यहाँ मैं समझता हूँ अगर आप उनको लाना चाहो, अभी मुझे नहीं लगता कि ये फ़ौरन प्लान्स में होंगे, क्योंकि आपका इतना टाइम नहीं है, इतने प्लेयर हैं यार, किस किस की हम मतलब किस किस को खिला देंगे इतने 25 लड़कों को 25 T20 में नए नए ला दोगे तो पजल अप हो जाओगे. अच्छा, वैसे हुसैन तलत की बहुत कन्विंसिंग नंबर नहीं है, बट मे बी ऑलराउंडर हैं तो थोड़ा कवर अप हो जाता है. 138.4 का स्ट्राइक रेट, 34.6 की बैटिंग एवरेज, तो मे बी ही इज़ बीइंग सीन एज रिप्लेसमेंट फॉर फ़हीम अशरफ और सलमान आगा, बट स्टिल नॉट कन्विंसिंग इनफ नंबर्स आई वुड से. खुशदिल शाह के इस सिचुएशन में नंबर्स मुझे थोड़े से वीक लगे, क्योंकि 1-1 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं. मे बी यहाँ स्पिनर्स आते हैं या जो टेम्पो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने कराची का देखा है कि ऐसा हुआ है कि जब शुरू में विकेट्स गिरी हैं तो खुशदिल शाह हैज़ हैड टू कंसोलिडेट द इनिंग्स और उसके बाद जाके प्रेशर क्रिएट किया. फ़हीम अशरफ के, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अच्छे नंबर्स थे इस लिस्ट में. कहाँ है? हाँ, नहीं, वैसे फ़हीम अशरफ के यहाँ पे तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं, 113, बट इनके डेथ ओवर्स में नंबर्स अच्छे हैं, तो उसी पे आ जाते हैं. अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट कर दूं, कामरान गुलाम के भी अच्छे नंबर्स थे. 155.7 का स्ट्राइक रेट, 27.2 की बैटिंग एवरेज. तो आपके पास फाइनली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वरना तो हम स्ट्रगल कर रहे होते थे, हमें ऑप्शन मिल ही नहीं रहे होते थे. तो ग्लैड टू हैव दीज ऑप्शंस. डेथ ओवर्स पे फिर आ जाते हैं. सरप्राइजिंगली इसमें मोहम्मद रिजवान लीड कर रहे हैं, 246 का स्ट्राइक रेट है, और गेस बाबर आजम उनके सबसे अच्छे दोस्त 221 का स्ट्राइक रेट. खैर, इसमें एक कैवियट यही है कि वो जब बैट कैरी करते हुए आ रहे होते हैं, एंड तक ले जाते हैं, तो वो बहुत ही सेटल्ड होते हैं, तो ईजी होता है अटेम्प्ट करना. बट व्हाट डू यू सी और रीड फ्रॉम दीज नंबर्स? यार, अगर आप नंबर्स पे जाते हो तो हमारे दोस्त बड़े खुश होंगे इस चीज़ पे कि हम रिजभर को प्रमोट कर रहे हैं. हम खुशदिल शाह को बिठा के ना हम ये रिजभर को पिंच हिटर बना देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, इनको बस बोलो, रिजवान को बोलो कीपिंग छोड़ के बॉलिंग सीख ले, फिंगर स्पिन करवाना शुरू कर दे, तो टीम में आपकी श्रीलंकन स्क्वाड में तो जगह बनी जाती है. यार, नंबर्स ऑब्वियसली जस्टिस नहीं कर सकते, सिचुएशंस डिफरेंट है, हर फ्रेंचाइज में एक अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अलग ग्राउंड कंडीशंस में खेल के आ रहे हैं. यही रिजवान, अब आप देखो ना, आप यार इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ compete कर रहे हो, वहाँ अगर आपका आर्चर और मार्क वुड टूटे हुए भी आ जाते हैं हमारे सामने, तो वो हमारा क्या हाल कर देते हैं, आपने देखा है. तो ये काफ़ी डिफरेंट आ जाता है. यही प्लेयर्स को आप इंटरनेशनल वालों के साथ अगर आप खड़ा करते हो compete करने. अच्छा, हसन नवाज़, खुशदिल शाह के बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बट एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, मोहम्मद वसीम को हमने बड़ा बैक किया और अभी भी मैं उस पर कायम हूँ, बट थोड़ी सा आपको एज मिल जाता है ना अब्बास अफरीदी से. वो है जो डेथ में उन्होंने थोड़ी सी बैटिंग इंप्रूव की है. इस बार 186 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं डेथ ओवर्स में, तो ये हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन इनको इकॉनमी बेहतर करनी होगी. अभी ये सीरीज़ में आ रहे हैं, तो आई थिंक देखते हैं किस इकॉनमी से बॉलिंग करते हैं. यार डेफिनेटली, और मैं एक पॉइंट ये बड़ा मुझे अब तक जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी समझ आ रही है वो ये आ रही है कि हम जैसे फास्ट बॉलर्स का पूल बना रहे हैं ना, पूल तो हमारे पास बन रहा है और स्क्वाड में होंगे भी 1-2 फास्ट बॉलर, बट ये चाह रहे हैं कि जैसे शाहीन के साथ ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग सीमिंग ऑप्शन आपकी होनी चाहिए, ताकि आप बैटर वाला बैटिंग डेप्थ भी आपको मिले श्रीलंका में. बिकॉज आपको पता है श्रीलंका में वो वर्ल्ड कप भी याद है जिसमें न्यूजीलैंड को एक छोटा रन चेस करना था और रंगना हैरात बिल्कुल चढ़ गए थे ब्रेंडम मकलम की साइड पे और एकदम से विकेटें गिरने लग गई थी और मैच कहाँ का मैच जीतना था और कहाँ हार गए. तो ये सिचुएशन पाकिस्तान ने भी फेस की है 2012 वाले T20 वर्ल्ड कप में. क्विक
लॉस ऑफ विकेट्स, तो वहाँ बैटिंग डेप्थ आपको बचाएगा। तो इसलिए हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ की आने वाली मतलब परफॉर्मेंसेस बहुत क्रूशल हैं कि अगर ये क्या पता किसी मैच में आपको साथ भी खिलाना पड़ जाए, एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के साथ आप 2 ऑलराउंड सीमर्स और स्पिनर की लाइन लगा दो, डिपेंडिंग ऑन आपकी ऑपोजिशन क्या है। तो ये और फ़हीम अशरफ के और खुर्शीद शाह के दोनों के नंबर्स अच्छे हैं यार, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वैसे तो अब्दुल समद के भी नंबर्स अच्छे हैं, बट जब पेशावर खुद उन पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी तो मे बी वुडंट बी आइडियल। लेकिन ये अब्दुल समद फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, तो अनदर फैक्टर दैट एड्स टू हिज कन्विंसिंग एबिलिटीज़ कि आप उसको रखो। बिल्कुल यार रख सकते हैं, बट अभी वही है, हमारे पास वक्त कम है और हम इतनी सारी अगर एलिमेंट्स हर प्लेयर का निकाल लें तो भर नहीं सकते एक साथ। अब्दुल समद को लास्ट चांस दिया था, नहीं आगे मैं फ्यूचर में आना चाहिए चांस। मेरा ये पॉइंट नहीं है कि आप इनको टीम में ले आओ, बट इनको अब बात तो की जा सकती है, और प्लस जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा प्लेयर्स के मोटिवेशन होगी टू परफॉर्म बेटर। तो अब्दुल समद के बैकअप पे होने की वजह से फ़हीम अशरफ और खुर्शीद शाह होपफुली बेहतर बैटिंग करेंगे। और शादाब खान इसमें अगेन बहुत ही अच्छे नंबर्स, 227 का स्ट्राइक रेट, और जैसी वो बॉलिंग कर रहे हैं आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई डिबेट ही नहीं है। अभी भी लोग कहते हैं शादाब को निकालो, आप किसको, इसके मतलब रिप्लेसमेंट है ही कौन इन नंबर्स को आप देखते हुए? आप कोई बाहर से या तो प्लेयर ले आओ, कोई सही है, कोई PSL और IPL तो है नहीं कि आप फॉरेन प्लेयर को यहाँ पे ले आओगे। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच टू टॉक अबाउट। सलमान आगा के यहाँ पे थोड़े से बेहतर नंबर्स हैं, बट इतने रन ही स्कोर नहीं किए कि आप कुछ कह सको। बट अगेन डेथ में आप कितने ही रन स्कोर करते हो। आई होप सलमान आगा पे मुझे बहुत कंसर्न है, ये अपनी बैटिंग बेहतर कर लें, शायद कैप्टनसी मिलने से और माइक हेसन के होने से वो बेहतर कर लें। एनी एंडिंग थॉट्स इस सीरीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहो और उसके बाद हम ख़त्म करने के लिए जाएं? मेरे हिसाब से यार इस सीरीज़ में एक तो आप अपने जो ओपनिंग पेयर है इसको आप लॉक करके पहला मैच तो एटलीस्ट 2 मैच तो पक्के पक्के दो। बाकी जो आपकी नीचे की टीम है उसमें आप जितने भी ये नाम आए हैं आगे, माइट भी पॉसिबल इसमें से 2-4 नाम आपको नेक्स्ट स्क्वाड में ना नज़र आए, तो मैक्सिमम चांस दे सको। मुझे एक मायूसी है कि 5 T20 थे पहले ऑफिशियल, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस 3 हो गए, तो वहाँ थोड़ा दुख है कि इन प्लेयर्स को एक प्रॉपर चांस मिलता, 3 में आप इतना नहीं यूटिलाइज करते। और फैसलाबाद में थोड़ी क्रिकेट देखने को मिलती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद यार, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। बट खैर हो, फिंगर्स क्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसमें से हम निकाल सके आउटपुट, और उसके बाद फिर जुलाई में आई गेस हमारी नेक्स्ट T20 सीरीज़, तो अब वो तब तक का वेट करना। जुलाई में किससे है? जुलाई में एक हमारी अफगानिस्तान से भी आ रही है और एक और हाँ अफगानिस्तान से आनी है। 3 T20 3 ODIs की सीरीज़ है। देन अगेन कुछ पता नहीं हम उस ODI को कट करके 5 T20 कर दें, क्योंकि यहाँ कंपनसेट करने के लिए, और ज़रूरी भी है अभी T20 पे आप फोकस करो, ODI क्रिकेट आपको मिल जाएगी। हाँ, और मैं तो चाहता हूँ कि यार रिजवान अब थोड़ा सा रेस्ट ले, अपने आप को, अपनी टेक्निक को, अपने फ्यूचर को थोड़ा सा रिकन्सिडर करे। मैं नहीं कह रहा कि रिटायरमेंट वगैरह ले ले, क्योंकि टेस्ट और ODI में इज़ वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट, बट टाइम ले, रिफ्लेक्ट करे। इस सीरीज़ में कौन सी और ऐसी चीज़ देखना चाहते हो कि ट्राई हो, और क्या चीज़ ज़रूरी है कि टेस्ट हो ताकि हमें पता चले या हेल्प मिले फॉर द T20 वर्ल्ड कप? मैं समझता हूँ बॉलिंग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से टीम बिल्ड की जाए। बैटिंग में तो देखे हमने अभी न्यूजीलैंड टूर पे हमने एक बैटिंग ऑर्डर बनाते हुए आए हैं, और अभी तक हमारा बैटिंग ऑर्डर बहुत सॉर्टेड है कि आप फिंगर टिप्स पे बता सकते हो कि फ़खर, साइम, फिर सलमान अली आगा, शादाब खान, ये सब आ गए। बॉलिंग में मुझे बड़ा कंसर्न है कि हमारा वो जो एक 5 से 6 का बॉलर्स का पूल है वो नहीं बन पा रहा। चैम्पियंस ट्रॉफी की अगर मिसाल लें, हमारे पास 6ठा बॉलर था ही नहीं, हमारा 5वां बॉलर भी एक 6 बॉलर की सूरत में 5th बॉलर के ओवर्स कवर अप कर रहा था। तो T20 में प्लीज़ एक ऐसा एक पैटर्न बनाओ आप। अभी तो फ्रेंचाइज सब अलग अलग बटे हुए थे, यहाँ मैं देखना चाहता हूँ किस कॉम्बिनेशन से आप जा सकते हो। जैसे पास में अजमल, हफीज़ और आफरीदी का एक कॉम्बिनेशन बना, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उमर गुल हुआ करते थे और जुनैद खान हो गए, या जुनैद खान की रिप्लेसमेंट होती। तो अब ये वाला कौन एक बन के नहीं आ रहा सामने, स्पिनर्स का स्पेशली, तो वो चीज़ मैं देखना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ है और जिस वजह से इट मेक सेंस कि हुसैन तलत को पिक किया, मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट हैंडर्स नहीं थे, ऊपर लेफ्ट हैंडर्स से और फिर नीचे आके फ़हीम अशरफ आ रहे थे और खुशदिल शाह आ रहे थे, बट हुसैन तलत के होने से आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है, और माइक हेसन थोड़े से मैचअप वगैरह को कंसिडर करते हैं, तो इस लिहाज से थोड़ा सा आप कह सकते हो अच्छी बात है। वैसे तो आप फ़हीम अशरफ को भी ऊपर प्रमोट कर सकते हो। यार आप ये देखो कि अगर एक आपके कौन आ गए, फ़खर, हुसैन, फ़हीम अशरफ एंड देन शाहीन शाह इन द फ्यूचर, साइम भी,
तो बीच में अगर आप आगा, शादाब, हसन नवाज और खुशदिल शाह मगर आप एक साथ तो नहीं खिलाओगे ना फ़हीम हुसैन और खुशदिल शाह को। खिला सकते हो वैसे, नहीं एक साथ तो वैसे लाइनअप बनाते हैं, पहले T20 के लिए बनाते हैं, फ़खर साइम ओपन, वन डाउन सलमान आगा, ये आई थिंक सेट है। बिल्कुल। चौथे पे आप किसको देखते हो? शादाब खान को ही देखते हुए समझता हूँ मैं कि चलो शादाब खान, मेरे हिसाब से सलमान आगा और ये मुझे एक साथ नहीं दिखते, बट चलो मतलब मैं चाहूँगा कि शादाब या एक जो है नीचे आएगा, बट यस 4 ये हो गए। पाँचवें पे हमारे पास इरफान खान लेकिन भाई हारिस रह जाएंगे, इसीलिए तो हाँ सॉरी, चौथे पे आपको हारिस को खिलाना पड़ेगा ना, शादाब नीचे आएंगे। हाँ ये कर लेते हैं कि हम आगा के बाद मोहम्मद हारिस एंड देन शादाब एंड देन आप इरफान नियाजी और हुसैन तलत में मैं वो होऊंगा कि किस आई थिंक शुरू में तो आप हुसैन तलत को नहीं लाओगे, और हुसैन तलत को इतना नीचे तो वैसे भी नहीं लाओगे। फ़हीम अशरफ की वहाँ पोजीशन बनती है, क्योंकि आप ऑलरेडी इरफान खान को नीचे खिला रहे हो, इस बार वो 5वें पे और चौथे पे खेलें कराची में, तो आई थिंक नहीं फ़हीम उससे भी नीचे आए हुए हैं अभी फाइनल के अंदर। नहीं मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर आप हुसैन तलत को खिलाते हो फिर आपको बॉलर्स भी तो शॉर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इरफान खान नियाजी पे अगर आप जाते हो तो 6 हो गए आपके, ये हाँ 6 का बैटिंग लाइनअप हो गया एंड देन 7 पे फ़हीम, 7 में आपके फ़हीम अशरफ आ गए, 4 स्पॉट्स रह गए जिसमें आपके फिर बॉलिंग लाइनअप अबरार इज सर्टेन, अबरार, हसन अली, शाहीन की जगह भी आप हसन अली को एज अ सीनियर पर्सन रखो। आपके पास और कोई स्पिनिंग ऑप्शन है नहीं, आपने चलो साइम और उससे ओवर करवा लिए। हाँ अब कितने हो गए हमारे? अब्बास आफरीदी को ला सकता हूँ मैं नसीम को अभी नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि हसन अली अगर हैं, नसीम है स्क्वाड में, नसीम है बट मैं नसीम को भाई प्लेइंग 11 में नहीं देखना चाह रहा। हारिस रऊफ को आपको खिलाना पड़ेगा आई थिंक, फिर रऊफ आ सकते हैं बिल्कुल, हारिस रऊफ तो डेफिनेटली एक मैच तो एटलीस्ट जाना चाहिए। 7 पे फ़हीम हुए थे, 8-9 पे अबरार और हसन अली हो गए। अबरार को 8 पे नहीं रखो, अबरार तो और नीचे ले आओ आप बैटिंग। नहीं वो आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आप हसन अली को 8 पे लाओगे। ठीक है आप चलें 8, 9 और 10 पे हारिस और हसन अली, आपका एक बच गया। 11वें स्पॉट पे इसमें तो फिर आपको नसीम शाह या अब्बास अफरीदी को खिलाना पड़ेगा, इनमें से कोई एक करना होगा। अब न्यू बॉल कौन करता है? आप हसन अली से अगर करवा रहे हो तो फ़हीम अशरफ भी शेयर कर चुके हैं अभी क्वेटा में। ये बहुत बुरा हाल होने वाला है, कोई भी इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन वही है कि सारों की शाहीन कट जाता है तो वैसे ही एक जो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है वो आपके पास नहीं अवेलेबल। नहीं वो बिल्कुल सही है, बट मैं समझता हूँ कि आपको पता है ना शाहीन ने आना है वापसी, तो कम से कम आप प्लेयर को प्रॉपर चांस तो दो, दूसरे जो हैं जिनकी अभी सर्टेनिटी है ही नहीं। तो मेरी अभी तक ये, मैं नसीम को बेंच आउट करना चाहूँगा। बेशक एक T20 में मैं लेके आ जाऊँ आखिरी वाले में, बट एटलीस्ट 2 में जहाँ कंपटीशन है तो अगले प्लेयर को भी एक फीलिंग आती है कि हाँ यार मुझे मेन मैचेस में खड़ा किया गया है नसीम के ऊपर। तो वैसे यार अगर आपकी ऐसी इकोनॉमी जाने वाली है ना, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना होगा कि बैटर्स आपके पास अच्छी स्ट्राइक रेट वाले हों। सलमान आगा अगर ऐसी स्ट्राइक रेट से खेलते जाते हैं, मतलब या तो वो बहुत अच्छी एंकर कर रहे हों और उनके पास एबिलिटी जो कि उनके पास है, इस बार उन्होंने नहीं शो किया, बट ही विल हैव टू इंक्रीज हिज स्ट्राइक रेट। अगर आप रन्स लीक करोगे जो कि आपकी बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि होंगे, तो आपको चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ ऐड करना चाहो तो, वरना हम इसको एंड की तरफ लेके जाएं। नहीं मेरे हिसाब से तो फ़िलहाल यही एक जो हमने एक प्लेइंग लाइनअप बनाई है बहुत आइडियल है। इसमें हाँ मैं चाहूँगा कि हुसैन तलत और खुशदिल शाह को आप अगर कहीं रोटेट कर सको आखिरी T20 में या बीच में, या इनमें से कोई अगले स्क्वाड में जाता है। यार बात क्या, मैं अभी इसलिए बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि सारे प्लेयर्स हैं जो कि जगह सीमेंट करना चाह रहे हैं। इवन साइम और फ़खर पे क्वेश्चन मार्क्स, मतलब फ़खर कमबैक कर रहे हैं और ओपन पे फाइनली फ़खर खेल रहे हैं, उनको भी मेरे हिसाब से नहीं बिठाना चाहिए। हाँ 2 मैच जैसे आप बात कर रहे हो अच्छे हो गए तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स क्योंकि अपनी जगह पक्की कर रहे हैं ना, मैं बिठाने के खिलाफ हूँ। एक हारिस रऊफ को मैं कह सकता हूँ आप बिठा सकते हो। नहीं डेफिनेटली आप बिल्कुल इस तरीके से चल सकते हो। ओपनर्स पे तो मैं बोल ही नहीं रहा भाई कुछ, मैंने तो उनको लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया। अनलेस गर्मी की वजह से थक गए, 2 मैच खेल के एग्जॉस्ट हो रहे हैं या इंजरी का खदशात है, तो वहाँ आप साहिबजादा फरहान को लेके आ जाओ कि उस बेचारे को भी फाइनली ऊपर ही खिलाओ, वरना ना खिलाओ, बिल्कुल सिंपल। आई होप कि ये एक चीज़ बस लास्ट में ये बोलूँगा कि अब नाउ दैट द कंडीशंस आर इन योर फेवर, आई वुड लाइक टू सी सम क्रिएटिविटी फ्रॉम सलमान आगा एंड माइक हसन एंड इवन शादाब, क्योंकि ये भी लीडरशिप ग्रुप का पार्ट है,
कि कोई फील्डिंग में, बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि आप न्यूजीलैंड में नहीं ट्राई कर सकते थे। यहाँ आपको थोड़ी सी फेवरेबल ऑपोजिशन है जहाँ आप जीत सकते हो, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो आप कभी प्लेयर को ऊपर प्रमोट करो या मैचअप के हिसाब से चेंजेस करो, बॉलर्स को उस तरह से खिलाओ। आई होप ये वाली चीज़ें देखने को मिलें तो मज़ा आएगा और एक एक्साइटमेंट बढ़ेगी कि भाई आप डेफिनेटली कुछ चेंज कर रहे हो और आप पुराने ज़माने की क्रिकेट या जो बाबर के टाइम पे हमने देखी वो नहीं देखने को मिल रही। तो ये आई वुड बी लुकिंग फॉर दीज थिंग्स और आई वुड ऑल्सो बी लुकिंग एट हाउ माइक हेसन ट्राइज टू चेंज द फील्डिंग, कितनी वो डाइव्स मार रहे हैं प्लेयर्स, कितना वो एफर्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें बताएंगी कि आपको क्या आके फ्यूचर में मिलेगा। बट ऑब्वियसली सही साइंस तो आपको तभी पता चलेंगे जब 2 से 3 सीरीज़ हो जाएंगी सलमान आगा की कैप्टनसी को, और फिर माइक हेसन को मैं तो वैसे समझता हूँ कि पूरा एक जो आप कह रहे हो साइकिल में जज करना चाहिए कि अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप जब हो जाएगा तब इवेल्यूएट करना चाहिए, बट साइंस आपको पता चल जाएंगे। ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। जब अब नई हम पॉडकास्ट करेंगे तो एक मैच तो एटलीस्ट हो गया होगा, हो सकता है 2 मैचेस भी हो गए, तो हम फिर मैचेस के हिसाब से बात करेंगे और होपफुली कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलें और ये जो नई साइकिल शुरू हुई है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी नज़र आए। क्रिकेट नामा को सब्सक्राइब करें एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।